So good evening, dear viewers and my students. Welcome back to my RPR Academy. आज थर्सडे है और मैंने आपको पिछले सप्ताह में वादा किया था कि मैं आपको लगभग हर वीक में कोई ना कोई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। ठीक है, तो आज फिर से हम सैटरडे को मिल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपके दिन बहुत अच्छे से कट रहे होंगे और इसके साथ साथ आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर रहे होंगे, यानी थोड़ा पढ़ाई में भी मन लगाते होंगे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से न केवल हमारे 12th के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी जुड़े हैं जो पढ़ाई में अभी फिलहाल उनका कोई किसी डिग्री कोर्सेज को नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस चैनल के माध्यम से बहुत सी आपकी नई चीजों को जानने का उनको अवसर प्रदान होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा जो क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते में ये बताया था कि हम एक बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, तो आज फिर से हम उसी बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज में आपके सामने खड़े हैं। और इस बिजनेस इकोनॉमिक सीरीज में मैं आज के इस टॉपिक में आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट या मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही कोई ना कोई चीज लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो कि एक एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है। एग्रीगेट का मतलब होता है जो आपके पूरे इकोनॉमी के लेवल पे बात करता है या पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। जैसे कि अगर आप अपने इकोनॉमी के पॉपुलेशन को पढ़ें, आप अपने इन्फ्लेशन को पढ़ें, बैंकिंग सेक्टर को पढ़ें, टोटल नेशनल इनकम को पढ़ें, डोमेस्टिक इनकम को पढ़ें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ें, गवर्नमेंट बजट को पढ़ें, फॉरेन एक्सचेंज रेट को पढ़ें, ये सब का सब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको शेयर कराने की कोशिश करते हैं। और आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक है। और इस एग्रीगेट डिमांड के टॉपिक में आपको आज इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर ये है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्रीगेट डिमांड एक एक्चुअल डिमांड नहीं होता है। डिमांड का मतलब जनरली हम ये जानते हैं कि जब हम किसी चीज को हम डिमांड करते हैं, डिमांड करने का मतलब किसी चीज को जब हम खरीदते हैं तो हम उसको डिमांड भी कहते हैं। अब इसको हम कई तरह से देखते हैं, कई रूप में देखते हैं। ठीक है, कई सारे लोग इसको विश कहते हैं, कई सारे लोग इसको डिजायर कहते हैं और कई सारे लोग इसको डिमांड कहते हैं। ठीक है, जो कि एक माइक्रो लेवल का पार्ट है। माइक्रो मतलब MICRO और मैक्रो का मतलब MACRO। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो कहते हैं। ठीक है, यानी माइक्रो। ठीक है, और जब हम किसी एग्रीगेट लेवल की स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो कहते हैं या माइक्रो का नाम देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग पैमाना हो सकता है, अलग अलग डायमेंशन हो सकता है आपको जो डिमांड है उसके लिए। ठीक है, तो कई लोग इसको डिजायर बोलते हैं, कई लोग इसको वांट बोलते हैं, कई लोग इसको डिमांड बोलते हैं। खैर, मैं इतना आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, इतना मैं डीप में नहीं जाना चाहता। ठीक है, मैं फिलहाल मैक्रो लेवल पे ही आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये किस तरह का डिमांड है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड, ये बात समझ लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड आपका एक्चुअल डिमांड नहीं होता है। ये एक एक्स एंटी डिमांड है, यानी कि एक प्लान्ड डिमांड है। आपकी इकोनॉमी प्लान कर रही है कि वो कितना डिमांड करेगी एक पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो ये एक एक्स एंटी डिमांड है। एक्स एंटी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअल ना हो, यानी जो कि एंटीसिपेटरी हो, जिसको हम अनुमान लगा रहे हो कि हमारा जो डिमांड होगा पूरे इकोनॉमी का वो इतना हो सकता है। ठीक है, तो हम इसके सीधे हम डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं और इसकी बात करते हैं कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन पार्ट है उसे हम कहेंगे इट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which is planned to demand by all the sectors of the economy in one fiscal year। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट है। क्या कहना चाह रहा है? It refers to the value of all final goods and services which is being planned to demand by all the sectors of the economy in one fiscal year। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। अगर आपको फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात को समझनी है या इंटरमीडिएट गुड्स की को समझना है तो आप मेरा एक वीडियो है, उस वीडियो में रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है। आप आरपीआर एकेडमी जो मेरा चैनल है उस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख करके इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ बताऊं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसने अपना जो अस्तित्व है, ठीक है, फाइनल गुड्स का जो अस्तित्व है वो ऐसा गुड्स होता है जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को बाहर कर लिया हो। ठीक है, यानी खुद को प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर कर लिया हो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ए, बी, सी और डी ये 4 अलग अलग फर्म्स हैं जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, फर्म सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्रोडक्शन करता है, जिसका काम होता है फैक्टर सर्विसेज के साथ खुद को कंबाइन करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अंजाम देना। ठीक है, तो मान लीजिए कि फर्म ए जो प्रोडक्शन कर रहा है वो है कॉटन, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो है कॉटन। जो फर्म बी है वो प्रोडक्शन कर रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है इसके साथ, और वो प्रोडक्शन करता है थ्रेड का। ठीक है, और फिर ये अगले जो फर्म है उसको बेच देता है। यानी ए ने कॉटन का प्रोडक्शन किया, फिर उसने क्या कर दिया, उसे बी को बेच दिया। बी ने उसमें कुछ अपना वैल्यू एडिशन किया और फिर उसने थ्रेड बनाया। थ्रेड बनाने के बाद उसे सी को बेच दिया। सी ने क्या किया, उस थ्रेड का कुछ उसमें वैल्यू एडिशन किया और फिर उसने उसका क्लॉथ बनाया। क्लॉथ बनाने के बाद उसने फिर अगले फर्म वाले को बेच दिया। अगले फर्म वाले ने क्या बनाया, उसका शर्ट बनाया। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल आप देख सकते हैं कि डी ने शर्ट बना करके मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया है। फिलहाल ये जो 3 आपके फर्म सेक्टर हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है और डी ने जो शर्ट बना के बाहर कर दिया ये फाइनल गुड है। ठीक है, यानी ऐसा कोई गुड जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हो उसे हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, और ऐसा कोई गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुका हो उसे हम फाइनल गुड बोलेंगे। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन के माध्यम से आप अपनी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक और डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा। ठीक है, कि फाइनल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो किसी 2 पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला पर्पस यह है कि फाइनल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर दूसरा जो पर्पस है वो है इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो कि रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि हमने मिल्क खरीदा। ठीक है, और मिल्क को खरीदने वाला कौन है, इस बात पे हमें बहुत जोर देना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी समय कोई भी गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर आपका गुड इंटरमीडिएट लेवल पे यूज हुआ है तो इंटरमीडिएट होगा, अगर वो फाइनल लेवल पे यूज हुआ है तो फाइनल होगा। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक डेयरी शॉप वाले ने दूध को खरीदा हो तो वो एक इंटरमीडिएट लेवल है क्योंकि उसका पर्पस है रीसेल करना। किसी शॉपकीपर ने, मिठाई बनाने वाले ने, ठीक है, उस मिल्क को परचेज किया है तो उसका पर्पस है मिठाई बनाना। ठीक है, तो वो अभी भी क्या है, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर किसी कंज्यूमर ने डायरेक्टली मिल्क को परचेज किया है, इसका मतलब है उसका पर्पस है सेल्फ कंजम्पशन करना, यानी ये अब फाइनल गुड है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी तरह के फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, मैं उसी फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं किसी इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो
एग्रीगेट डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही दिमाग में रखना है कि हम सिर्फ इसे ही प्लान कर रहे हैं बेचने के लिए, सिर्फ इसे ही प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए। मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये आपका जो डिमांड होता है वो एक्चुअल डिमांड बिल्कुल नहीं होता, ये प्लान डिमांड होता है, ठीक है। इसमें दूसरी बात क्या लिखी है? इसमें दूसरी बात ये लिखी है कि ऑल द सेक्टर्स, ठीक है। अब ये सेक्टर क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वो सेक्टर क्या क्या है? इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं वो 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना पर्टिकुलर रोल होता है। पहला सेक्टर होता है जिसका नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। दूसरा सेक्टर है उसका नाम है फर्म सेक्टर, तीसरा सेक्टर उसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा सेक्टर उसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये जो मैंने आपके सामने 4 सेक्टर रखे हैं, इन 4 सेक्टर्स का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे मैंने पहला सेक्टर जो बताया हाउस होल्ड सेक्टर, वो 2 काम करता है। क्या काम करता है? पहला काम ये करता है कि हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर सभी फैक्टर सर्विसेज का ओनर होता है। फैक्टर सर्विस वो सर्विस होता है जिनके बिना गुड्स और सर्विस नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपके 4 जो फैक्टर सर्विस हैं, ये इनका मालिक होता है। कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर सर्विसेज। तो पहला काम ये करता है कि ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, ठीक है, क्या करता है? आप इसको देखिए, ये आपका जो हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को यानी फर्म सेक्टर को वो सारे के सारे फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा काम ये करता है, हाउस होल्ड सेक्टर इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यानी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। दूसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो करता है वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे करता है। हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे करता है? तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है डिस्पोजेबल इनकम पे, ठीक है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो सभी सोर्सेज से अर्न किया गया हो और जिसको हम सिर्फ 2 पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और वो पहला पर्पस है या तो हम कंजम्पशन कर सकते हो या तो फिर हम उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है। 100 रुपए आपने अपने साथी से लिया, 200 रुपया हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि आपको उसमें से 50 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास जो पैसा है उस टोटल पैसे को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइवेट इनकम, ठीक है। और इसमें से आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या है? तो ध्यान देंगे, आपके पास पहले 100 थे, आपने अपने साथी से 100 लिया था, आप अपने साथी को 100 दे दीजिए। अभी भी आपको गवर्नमेंट को 50 रुपए टैक्स देने हैं, 50 रुपए टैक्स दे दीजिए। कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा ओनली 50 रुपीज, ठीक है। अब ये 50 रुपीज क्या किसी अदर लायबिलिटीज के लिए है? इसके अंदर कुछ चीज ऐसी जो आपको दूसरे को देनी है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। हमें जो भी लायबिलिटीज देनी थी ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, ठीक है। अभी जो मेरे पास ये 50 रुपए बचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है और इसको हम जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कथन क्या है मेरा कथन यह है कि इस 50 रुपए को मैं चाहूं तो मैं इसका कंजम्पशन करूं, मैं इसे किसी भिखारी को दे दूं या मैं उसे उठाकर कहीं सेव कर दूं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपने इस डिस्पोजेबल इनकम पे निर्भर होता है। जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा उतना ही ज्यादा हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपका होता है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो जनरली फर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, यानी कि वो मशीनरी खरीदता है, इक्विपमेंट्स खरीदता है, बिल्डिंग्स खरीदता है, इन सब चीजों में वो इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। तो इसलिए जो फर्म सेक्टर का खर्च होता है या फर्म सेक्टर का जो डिमांड होता है वो हम इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन के रूप में देखते हैं, ठीक है। जनरली ये जो हमारा डिमांड है, ये डिमांड एक तरह से खर्च के रूप में आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, जिसको अभी आपने किया नहीं है, आप करने वाले हो। तो इसीलिए हम चारों सेक्टर्स का जो प्लानिंग हो रहा है, चारों सेक्टर्स का जो डिमांड है, उसको हम एक तरह से एक्सपेंडिचर की तरह देख रहे हैं, ठीक है।
तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है या जो डिमांड है वो किस पे बेस्ड है? डिस्पोजेबल इनकम पे बेस्ड है। जितना ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो फर्म सेक्टर है उनका डिमांड किस तरह का है या उनका जो एक्सपेंडिचर है किस तरह का है? इनका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में है। ठीक है। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है, जिसका मेन काम होता है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग करे। ठीक है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, पुलिस देखे, एजुकेशन देखे, और इसके साथ साथ जो कुछ सप्लाई है जैसे वाटर सप्लाई देखे, इलेक्ट्रिसिटी देखे, ये सारा काम गवर्नमेंट्स का होता है। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप है स्टेट के बीच में और इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज के बीच में, उसको बना करके रखे ताकि जो आपकी सिक्योरिटी और पीस है उसे मेंटेन और स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स के काम होते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने इस लेक्चर में इतना ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ उसी को आपको बताता चलूं। ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जनरली दो तरह का डिमांड करता है या दो तरह के खर्चों में खुद को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पुलिस को एस्टैब्लिश करना। ठीक है। क्या नाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगाना, इन सब चीजों में, हेल्थ, वाटर सप्लाई, इन सब चीजों में खर्च करता है। और इसके अलावा दूसरा जो खर्च करता है गवर्नमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में खर्च करता है, जैसे कि ब्रिजेस लगवाना, फ्लाईओवर्स लगवाना, मेट्रो लगाना, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कराना, इन सब चीजों में भी गवर्नमेंट खर्च करता है। ठीक है। यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट अपना जो अपकमिंग फ्यूचर है, उस अपकमिंग फ्यूचर के लिए बहुत सारा एसेट्स क्रिएट करता है। ठीक है, ताकि उसको बहुत लंबे समय तक बेनिफिट मिल सके। तो जनरली गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट का जो डिमांड है वो दो तरह का है। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में है और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। ठीक है। तो देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर का किस तरह का डिमांड है या किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। दूसरा जो फर्म सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा है? वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो दो तरह से है, कंजम्पशन भी है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी है। ठीक है। चौथा आपका जो सेक्टर है उसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं और उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जब हम अपने देश में बना हुआ कोई सामान किसी दूसरे देश में बेचें तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंपोर्ट्स का मतलब किसी दूसरे देश में बना हुआ सामान जब हमारे देश के जो रेसिडेंट्स हैं उसे खरीदें तो उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट्स। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को हम डिनोट करते हैं एडी से, और इसका जो कंपोनेंट होता है वो चार होता है, जैसा कि अभी मैंने सेक्टर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। ठीक है। तो वो आपका जो कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है। यहां पे C जो डिनोट हुआ है वो हाउस होल्ड सेक्टर को डिनोट करता है, I फर्म सेक्टर को डिनोट करता है, G गवर्नमेंट को डिनोट करता है, और प्लस X और M, X माइनस M, यहां पे X एक्सपोर्ट को डिनोट करता है और M इंपोर्ट्स को डिनोट करता है। ठीक है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड में हम दो चीजों का ख्याल रखेंगे, एक फाइनल गुड्स और सर्विस का जो कि प्लान्ड होगा, एक्चुअल बिल्कुल नहीं होगा, और जिसका डिमांड कौन करेगा? वो सारे सेक्टर्स डिमांड करेंगे जो आपके इस इकोनॉमी में होते हैं, किसी भी इकोनॉमी में जो होते हैं, और वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड अलॉट होता है, कितना समय में इसको डिमांड करेंगे। तो यहां पे आपको लिखा है इन एन इकोनॉमी इन वन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है एक साल का समय, जिसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड इट विल लास्ट विद द 31 मार्च। ठीक है। यानी किसी भी साल का जो 1 अप्रैल है उस दिन इसकी शुरुआत होगी और इसका खात्मा कब होगा? 31 मार्च। अगले साल 31 मार्च को ये अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर खत्म होगा। यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो आपकी इकोनॉमी प्लान कर रही है
सारे सेक्टर्स के थ्रू खरीदने के बारे में, या सारे सेक्टर्स की डिमांड के बारे में, या सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। और वो किस तरह का एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, वो सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? इनके कंपोनेंट्स 4 हैं, जिनको बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा बोलते हैं जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसे बोलते हैं, और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी, मान लीजिए कि अगर आपकी इकोनॉमी, एज्यूम करिए, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जरूरी नहीं है कि हर एक सेक्टर को इन्वॉल्व करे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पीरियड में हमारा जो देश था वो ग्लोबलाइज्ड नहीं था, ठीक है। ग्लोबलाइज्ड होने का क्या मतलब है? ग्लोबलाइज्ड होने का मतलब है कि हमारा जो कंट्री का इकोनॉमी था वो बाकी देशों की इकोनॉमीज के साथ उसका टाई अप नहीं हुआ था, यानी नहीं जुड़ा था, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1991 में, तभी ऐसा हो पाया था कि आपकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो पाई थी। लेकिन उससे पहले आपकी इकोनॉमी कैसी थी? उससे पहले आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? हम इसकी एक परिकल्पना कर सकते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होगी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होगी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर होंगे, और वो 2 सेक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो हाउस होल्ड सेक्टर होगा और दूसरा फर्म सेक्टर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। अब ये 2 सेक्टर मॉडल के पढ़ने से फायदा क्या है? इससे हम क्या सीखेंगे? तो 2 सेक्टर मॉडल का जब हम स्टडी करेंगे तो इससे हम 3 चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो 3 चीज क्या है? वो 3 चीज है आउटपुट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा जो चीज है उसे बोलेंगे इनकम, ठीक है। यानी कि हम वो 3 चीज का डिटर्मिनेशन करेंगे। आउटपुट का, इकोनॉमी का आउटपुट कैसा होगा, इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, और इकोनॉमी का इनकम कैसा होगा। इस 2 सेक्टर मॉडल के थ्रू हम पहुंचेंगे या समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 सेक्टर मॉडल को हम एक शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू, ठीक है। हमारे सामने एक शेड्यूल है और इस शेड्यूल में हमने कुछ कॉलम्स रखे हैं। उसमें पहला कॉलम हमारा है इनकम का, जिसको वाई से डिनोट किया है। दूसरा कॉलम हमारा सी कंजम्पशन का है, ठीक है। तीसरा कॉलम हमारा इन्वेस्टमेंट का है, और चौथा कॉलम हमारा एडी, दैट इज द समेशन ऑफ सी प्लस आई। क्योंकि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जिसको हम 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। 2 सेक्टर मॉडल, इसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 सेक्टर मॉडल में होता क्या है? 2 सेक्टर मॉडल में मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी का इनकम पहले 0 था, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 ऐसे चेंज किया, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो कंजम्पशन है वो कैसे चेंज कर रहा है? दैट इज 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। जितने भी आपको वैल्यूज में इधर शो कर रहा हूं ये सब के सब वैल्यूज करोड़ में है, ठीक है। तीसरा जो सेक्शन है दैट इज इन्वेस्टमेंट सेक्शन, इसको मैं फिलहाल कांस्टेंट रखता हूं। क्यों रखता हूं अभी आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस पर डिस्कशन करते हैं ये क्यों आपका कांस्टेंट है। लास्ट जो आपका कॉलम है वो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, दैट विल बी 60, 140, 220, 220, देन 300, ठीक है, 380, 460, 540, ठीक है। ये आपका ऐसे रहने वाला है। अब देखिए इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी में आपका जो नेशनल इनकम, ये जो वाई है ये नेशनल इनकम को डिनोट कर रहा है, सी हाउस होल्ड का कंजम्पशन है, और आई इन्वेस्टमेंट है, जिसको हमने थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रखा है। ये जो कांस्टेंट रखा है हमने इन्वेस्टमेंट, ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है? ये इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जनरली 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है,
एक इन्वेस्टमेंट जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ऑटोनोमस, ठीक है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या अंतर है दोनों में? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि किसी इकोनॉमी के नेशनल इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इकोनॉमी के इनकम के चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है। तो एज पर द इंफॉर्मेशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, यानी ये वो वैसा ही इन्वेस्टमेंट है जो यहां पे फिलहाल मैंने रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम फिगर के माध्यम से समझें तो क्या होगा फिगर, कैसा होगा फिगर, ठीक है। आपकी इकोनॉमी जो है वो कैसे सस्टेन करेगी, कैसे दिखाएगी, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस इन्वेस्टमेंट कर्व को बनाऊं, अगर मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस। जनरली आपकी इकोनॉमिक्स के जो भी डेटाज होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड्स में ही दिखते हैं, जनरली 80% केस में, ठीक है। तो आपका जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या दिखाना है? एक्स एक्सिस पे हमें दिखाना है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाना है? वाई एक्सिस पे हमें दिखाना है कंजम्पशन, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें कंजम्पशन दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो कर्व बनेगा वो होगा इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि आपका ऑटोनोमस कर्व होगा, कांस्टेंट कर्व होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कर्व समझ में आ रहा होगा। ये कर्व पैरेलल क्यों है एक्स एक्सिस के? ये कर्व पैरेलल इसलिए है क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहां पे वो आपकी इकोनॉमी के साथ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, ऑटोनोमस नेचर का है, इसलिए आपका जो इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट है वो फ्लैट चलेगा, एक कांस्टेंट कर्व बना के चलेगा, ठीक है। दूसरा जो कर्व है हमारा, वो हमारा कर्व यहां से स्टार्ट होगा और कुछ ऐसे आपको स्लोप बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये 0 है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी जो सी कंजम्पशन कर्व है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और कर्व है जिसको हम एडी कर्व बोलेंगे और ये कर्व आपका यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है, सवाल ये खड़ा होता है कि हमारा जो सी कर्व है वो यहीं से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो यहां पे आप जो देख रहे हो ये जो कर्व जो यहां से स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये सी बार, इसको हम नाम देते हैं सी बार, ठीक है। अब ये सी बार क्या है? अब इसको जानने के लिए आपको एक थ्योरी पे समझना होगा, और वो जो थ्योरी है आपके जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन मायनार्ड केन्ज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में जेएम केन्ज कहते हैं। तो जेएम केन्ज ने कुछ थ्योरीज दिया था और उस थ्योरीज को हम कंजम्पशन लॉ के रूप में जानते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? जेएम केन्ज ने 3 बातें कही थी 3 पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। उन्होंने पहली बात कही थी कि देयर विल बी सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच विल बी डन बाय द कंज्यूमर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन विल बी डन इवन विद द जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इवन विद द जीरो लेवल ऑफ इनकम, एंड दैट विल बी नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। और इस तरह का जो कंजम्पशन होगा वो कैसे किया जाएगा? आइदर इट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ पास्ट सेविंग और बाय सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो जेएम केन्ज साहब की पहली बात क्या है? उन्होंने पहली बात ये कही है कि हर एक कंज्यूमर का कुछ मिनिमम लेवल का कंजम्पशन होता है जो वो करता है, ठीक है। हर एक कंज्यूमर का कुछ मिनिमम कंजम्पशन होता है, और ये मिनिमम कंजम्पशन होता क्या है? दैट इज नथिंग, इट इज अ बेसिक एमिनिटीज, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज का मतलब फूड, क्लॉथ्स, शेल्टर, सैनिटेशन, एजुकेशन, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरमेंट, जो कि हमें खुद को जीवित रहने के लिए इन सब चीजों का, इन बेसिक एमिनिटीज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम खुद को जीवित नहीं रख सकते। तो फॉर आवर लिवलीहुड कंसर्न, हमारा जो जेएम केन्ज का ये पहला स्टेटमेंट है बहुत कुछ हम पे सेट करता है, ठीक है। तो ये पहली बात उन्होंने पहला स्टेटमेंट के थ्रू बताया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, ठीक है, एज पर द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है।
यानी हमारा इनकम के बढ़ने से, ठीक है, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो भी चेंज होता है। अब याद करिए अपने बचपन के समय में जब आपके पास पॉकेट अलाउंस 100 रुपये होता था, आपके पापा आपको 100 रुपये देते थे, तो आपका खर्च कितना होता था? आप मैक्सिमम खर्च करते थे। मान लो कि एक महीने के बाद आपके पापा ने जो पॉकेट अलाउंस था उसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया, 500 कर दिया, तो इसमें से कितने ऐसे हैं जो अपने उस 500 में से मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाते थे? बिल्कुल नहीं। आपका जैसे इनकम बढ़ता था वैसे ही आपका खर्च भी बढ़ जाता था, ठीक है। 100 कमाते थे या 100 आपका पॉकेट मिलता था, पॉकेट में पैसा मिलता था, तो भी उसको खर्च करते थे। जब आपको 500 मिलने लगा तो 500 भी आप उसको उसी के हिसाब से खर्च करने लगे। यानी कि जब किसी इंसान की जो इनकम होती है, ठीक है, वो इनकम जब बढ़ती है तो ठीक वैसे ही उसका जो खर्च होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये दूसरी बात बताई उन्होंने। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात उन्होंने बताई कि आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल, ठीक है, यानी एक सर्टेन लेवल पे, एक निश्चित बिंदु पे पहुंचने के बाद कंज्यूमर क्या करना शुरू करता है? कंज्यूमर जब थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है तो अपना वो कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज उसमें से निकाल करके सेव करना शुरू कर देता है। और इसी की वजह से जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम है, इट विल ऑलवेज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो ये 3 बातों की वजह से आपका ये जो कर्व है कुछ ऐसा दिख रहा है। तो जेएम जो केन्स साहब हैं, वो उनकी जो बात थी उस बात में काफी दम था और उस बात को मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा, जो कि हो रहा है। यहाँ पे देखिए कंजम्पशन, ये आपका जो इनकम है वो 0 है और यहाँ पे कंजम्पशन 40 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी का इनकम कितना है? 0 है, लेकिन अभी भी कंजम्पशन कितने का हो रहा है? 40 करोड़ का हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मिनिमम कंजम्पशन है। हमारे पास पैसा हो, हमारे पास पैसा ना हो, फिर भी हम अपने पास सेविंग से या अपने एसेट को बेच करके इस तरह के कंजम्पशन को करेंगे ताकि हम जीवित रह सके, ठीक है। इसके बाद उनकी दूसरी बात यह है कि कुछ समय पे पहुंचने के बाद आपकी इकोनॉमी का इनकम आपके कंजम्पशन के बराबर हो जाता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका इनकम आपके कंजम्पशन के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी यही वो सर्टेन पॉइंट है जहां पे पहुंचने के बाद कंज्यूमर क्या करता है? इसके बाद सेविंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो आपका इनकम है वो 300 करोड़ हो गया, बट आपका जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 280 करोड़ ही हुआ है। यानी इसमें से 20 करोड़ कहां गायब हो गया? तो इसमें से जो 20 करोड़ है वो आपका सेविंग में चला गया। यानी कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, ठीक है। यानी प्रोपोर्शनेटली आपका इनकम ज्यादा बढ़ रहा है जबकि आपका कंजम्पशन उसके कंपैरिजन में कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ये आपका जो कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया इन्वेस्टमेंट कर्व आपका कांस्टेंट कर्व होगा बिकॉज ऑटोनोमस है। आपका कंजम्पशन कर्व कैसा होगा? कंजम्पशन कर्व आपका बी से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन जुड़ा हुआ है। और ठीक ऑटोनोमस कंजम्पशन भी वैसे ही होगा जैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं हो, उस तरह के कंजम्पशन को कहते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। तो इसीलिए शायद आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे थीम को कहते हैं, या इसको हम जो पैमाना देते हैं वो है सी बार, ठीक है। इसके बाद आपका जो लास्ट वैल्यू है जिसको हम एडी कह रहे हैं वो शुरू हो रहा है पॉइंट सी से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि पॉइंट सी यानी जो एडी की वैल्यू है, एडी की वैल्यू में आपका सी प्लस आई दोनों चीजें जुड़ी होती हैं, यानी आई भी जुड़ा है और सी भी जुड़ा है, ठीक है। यानी यहां पे देखिए 60 करोड़, तो हमेशा 60 करोड़ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, हमेशा 60 करोड़ ऊपर की तरफ होगा, कभी वो नीचे नहीं होगा। इसीलिए आपके बीच में यहां पे देख सकते हैं कि पैरेलल डिस्टेंस बना हुआ है कंजम्पशन कर्व के बीच में और एडी कर्व के बीच में, और ये हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कुछ और बातें इसमें समझते हैं। आपकी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? आपकी इकोनॉमी 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर इन्वॉल्व है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आपका जो कंजम्पशन है वो पॉजिटिव कंजम्पशन है और 0 लेवल ऑफ इनकम पे है। इसका मतलब ये है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है, चाहे आपके पास पैसा रहे या ना रहे आपका कंजम्पशन होता रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका कंजम्पशन कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसा है? ये पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सी बार, यानी इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसलिए कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट
नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट ए से हो रहा है। एक कांस्टेंट कर्व होगा बिकॉज हमने एज्यूम किया है इकोनॉमी के चेंज, नेशनल इनकम चेंज होने से इसका इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो स्लोप है कंजम्पशन कर्व का, वो कैसा स्लोप है? एक पॉजिटिव स्लोप है। जब कोई भी कर्व ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई दो वेरिएबल जो कि ए है और बी है, मान लीजिए, ठीक है, कोई दो वेरिएबल है ए और बी, तो अगर ये दोनों वेरिएबल आपस में कैसे मूव करते हैं? मान लीजिए कि ए वेरिएबल डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिवली मूव करता हो और बी वेरिएबल दूसरे डायरेक्शन में मूव करता हो। ठीक है, ए वेरिएबल इधर की तरफ मूव करता हो और दूसरा जो बी वेरिएबल है वो ऊपर की तरफ मूव करता हो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ये दोनों वेरिएबल आपस में मूव करते हो तो कोई भी कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन यही अगर दोनों वेरिएबल मान लीजिए कि ए और बी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका जो कर्व बनेगा वो एक पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन कर्व भी आपको पॉजिटिव स्लोप बना रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो कंजम्पशन है आपके इनकम के चेंज होने से क्या होगा? चेंज होगा, बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, और आपका जो एडी कर्व है उसका जो स्टार्टिंग है वो सी से है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्यों यहां से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका भी स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकम के बढ़ने से आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा थीम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड का, जिसमें आज आपको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट बताया जिससे कि आप ये समझ सकें कि इकोनॉमी का जो हमारा डिमांड है जिसको हम प्लान करते हैं वो कैसा होता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ये मान लें कि हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है, दो सेक्टर इकोनॉमी है, यानी दो ही सेक्टर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में अगर दो ही सेक्टर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी कैसी होगी? हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर सिर्फ प्रोडक्शन करेगा, किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? किसको अपना फैक्टर सर्विस देगा? सिर्फ फर्म सेक्टर को अपना फैक्टर सर्विस देगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, अपना फिर से कोई नया वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आप इस बिजनेस इकोनॉमी का एंजॉयमेंट करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।